अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब इस वक्त मैच देख रहे हैं। इस वक्त हम सब की तवज्जो बर्मिंघम में होने वाले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मुकाबले पर मरकूज है। हम सब की दुआएं ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो 100 रन चाहिए 105 गेंदों पर वो हासिल कर ले। 7 विकेटें बाकी हैं पाकिस्तान के पास। आज स्टार्ट से ही पाकिस्तान टीम डोमिनेट करती हुई दिखाई दी। पाकिस्तान टीम ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलर्स ने एक ऐसा डाइसी टॉस था कि शायद सरफराज अहमद भी नहीं चाह रहे होंगे कि ये टॉस जीतें, क्योंकि बारिश हुई थी, ओवरकास्ट कंडीशंस थी और एक प्रेशर था पाकिस्तान टीम पर कि अगर वो टॉस जीतें तो पहले बैटिंग करें, क्योंकि अब तक उनकी परफॉर्मेंस इसी तरह बेहतर रही है। लेकिन वो टॉस लूज कर गए और पहले बैटिंग का फैसला किया न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन ने। पाकिस्तान ने इब्तिदा में 4 विकेटें हासिल की थी और 83 रन पर आधी टीम पवेलियन वापस लौट गई थी, इंक्लूडिंग इन फॉर्म केन विलियमसन। लेकिन उस जगह पे जबरदस्त किस्म की बैटिंग ग्रैंड होम और नीशम की जानिब से, जिन्होंने 122 रन का पार्टनरशिप अपनी टीम को फराहम की और कहीं ना कहीं एक रेस्पेक्टेबल टोटल 237 रन स्कोर करने में कामयाब हो गए न्यूजीलैंड। शाहीन शाह अफरीदी की ज़बरदस्त बॉलिंग, जितने एक्सपेंसिव वो पिछले ओवर्स में रहे थे, आज ज़बरदस्त बॉलिंग रही। 28 रन देकर 3 विकेटें उन्होंने अपने 10 ओवर्स में हासिल की। आमिर जो इस टूर्नामेंट के सबसे इकोनॉमिकल बॉलर थे और विकेट लेने में भी पाकिस्तान के टॉप बॉलर हैं, आज थोड़े से एक्सपेंसिव रहे। आज 67 रन दिए आमिर ने अपने 10 ओवर्स में और एक खिलाड़ी आउट किया, मार्टिन गुप्टिल को। तो पाकिस्तान टीम चेस कर रही है और हमारी दुआएं बिल्कुल है। इसी वजह से आज ढोल भी नहीं लेकर आए, क्योंकि मैच 1 घंटे लेट हो गया था, तो हमने कहा पता नहीं, रिजल्ट का नहीं पता। और ढोल आएगा तो जब पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी, अब ढोल जरूर आएगा। हम जनूबी अफ्रीका के मैच में ढोल इसलिए हमने बजवाया था कि हम काफ़ी मैचेस के बाद एक मैच जीतने में कामयाब हुए थे, एक तड़प रहे थे एक कामयाबी को। लेकिन अब फोकस है कि पाकिस्तान टीम किसी भी तरह सेमीफाइनल में पहुंचे और पहले आज का मैच जीतना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तकरीबन 100 रन अब भी पाकिस्तान को इस मैच में फतह के लिए दरकार हैं। मैच पे बात करेंगे, टूर्नामेंट पे बात करेंगे, इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त बैट्समैन हुआ करते थे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को क़यादत भी की इन्होंने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी काम किया। शुएब हबीब साहब शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपकी आमद का शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन कराची यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल एथलीट और कोयटा ग्लैडिएटर्स सीजन 4 की चैंपियन टीम के पहले दिन से ट्रेनर राशिद कुरैशी साहब शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के होस्ट, एंकर और आप देखते रहते होंगे टेलीविजन पर, सरफराज के साथ 19 की सतह पर क्रिकेट भी खेली, तौकीर खालिद शो का हिस्सा हैं। इस जानिब आ जाते हैं तो पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑलराउंडर ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब हमारे साथ शो का हिस्सा है और उनके साथ मौजूद हैं हम सब के भाऊ। आप देखते रहते होंगे इनकी गुफ्तगू, इनके चुटकुले भी चलते रहते हैं दरमियान में शो में, क्योंकि ज़रा लाइट सा शो हमने रखा है वर्ल्ड कप। हम सब आतिफ रहमान खान साहब, थैंक यू वेरी मच आतिफ रहमान खान साहब। और ख़ासकर आपके लिए मौका है कि आप आएँ, शो का हिस्सा बने। आप कॉल कर सकते हैं 021348600893, ये स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है और आपकी कॉल्स हमें मौसूल हो रही हैं। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स को शामिल करें, लेकिन चूंकि डिस्कशन भी हो रही होती है तो कभी कभी कॉल मिस हो जाती है, जिसकी वजह से हम आपसे माजरत भी चाहते हैं। शुएब साहब, ओवरऑल अगर देखें तो फिर पाकिस्तान एक टॉस की अगर मैं बात कर लूँ तो बड़ा डाइसी किस्म का टॉस था कि ये वो टॉस बना हुआ था कि आगे कुआं पीछे खाई, कि आप एक बैटिंग हमने करनी है और पिच की कंडीशन ऐसी हो रही है कि यहाँ पर बैटिंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, तो आज टॉस का लूज करना बेहतर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉस पे जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ही अच्छा हुआ, क्योंकि मेरे ख्याल में टॉस टाइम पे सरफराज ने भी बोला था कि अगर हम टॉस जीतते तो वो बैटिंग देते, तो ये तो बहुत अच्छा ही हुआ। ये कन्फ्यूजन ही, सरफराज ने कहा हम बैटिंग करते। हाँ, उनके ज़हन में यही चीज़ थी। जी, तो कोई नहीं, ये टॉस इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। शुरू में थोड़ी सी पिच ख़राब चली है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये पिच ईजी हो गई और मेरे ख्याल में सेकंड बैटिंग पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। अब जो जितना मैच रह गया है, मैं समझता हूँ कि पेसर नहीं, स्पिनर्स थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगे। दूसरी चीज़ ये देखें, उनके 3 आउट हुए, 3 आउट होने के बाद न्यूजीलैंडर्स ने वो जो एक टारगेट होता है 300 270 75, वो छोड़ के वो इस विकेट पे उन्होंने स्टे करा, सिंगल डबल पे लिया, उन्होंने एक रीजनेबल रन ले लिया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को एडवांटेज ये था कि अब पिच जो है आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्लो होती जा रही है। और मैं समझता हूँ जितना ब्रेक ले रही है सेंटनर ने, जिस तरह बॉलिंग की है,
विलियमसन ने भी आके बड़ा गेम को ब्रेक मैं किया। यही इसी तरफ आ रहा हूँ, जस्ट लाइक ये शारजा दुबई की जो पिच होती हैं अब ये उस हिसाब की हो गई, तो इन पिचों पे तो पाकिस्तानी यूज टू हैं। अभी 5-0 तो हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से, कौन सी यूज चल मैं पिच की बात कर रहा हूँ ना, रिजल्ट पे नहीं जा रहा। अच्छा फिर दूसरी चीज ये, अब हमारा ये फकर वगैरह अब ये कब इनको वो आएगा, या मतलब ये जैसे वो गन्ने की मशीन नहीं होती कि गन्ने वाला पूरा जब गन्ने का जूस निकल जाता है उसके बाद उसको उसमें फेंक देता है, तो बेहतर ये है कि अब इनको रेस्ट दे दें। इनका जूस निकल चुका है, आप ये कह रहे हैं? आप खुद देख लें, आप खुद देख लें यार। लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? आपने आबिद अली को रखा नहीं। जफर इकबाल चौधरी साहब, आज टॉस का लूज करना बेहतर रहा क्योंकि बड़ा प्रेशर होगा। एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब 1992 वर्ल्ड कप के फाते कप्तान ने भी अपने ट्वीट में इंडिया के मैच में जो बात की थी कि टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लो, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो कैंप के अंदर होती होगी कि बैटिंग कर लो तो बेहतर है। बिल्कुल है। अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखें तो हर पाकिस्तान का स्टार क्रिकेटर यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए, पहले बैटिंग करनी चाहिए। हमारी हिस्ट्री है, हम पहले बैटिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। किसी ने आज तक ये नहीं सोचा कि हम चेस करने में क्यों ख़राब हैं, और किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि पिछले 15-20 साल से हम एक ही ट्रेंड को लेके चल रहे हैं, लेकिन एक कमज़ोर होती जा रही है चीज़ हमारी। कभी इस चीज़ पे भी काम करेंगे, हम चेस करने पे क्यों ना जाएं, चेस क्यों नहीं अच्छा करते उसके फाइंड आउट करें। 70 साल तो हो गए, हाँ, तो आया नहीं हमें। दूसरा ये जो टॉस है, जैसे आप कह रहे हैं, अगर सरफराज के जहन में होगा भी कि इस पे पहले बॉलिंग, क्योंकि क्रिकेट की सेंस कहती है कि जब आपको पिच के बारे में कंफर्म ना हो तो आप अमूमन कोशिश करते हैं या कि अगली टीम को पहले बैटिंग करा दें। अच्छा, गुड टॉस इसलिए हम हार गए कि अगर हम जीत जाते, और वो जो प्रेशर हमारे मीडिया ने, हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने यहाँ पे भी डेवलप किया हुआ है, और डेफिनेटली सरफराज पे होगा ये प्रेशर। टीम वाले भी अब कहना शुरू हो गए होंगे कि नहीं यार पहले ही बैटिंग कर लो, लोग इतनी बातें करते हैं, तो उस प्रेशर की वजह से शायद सरफराज ना चाहते हुए भी पहले बैटिंग करता। और सिंपल सी बात यह है कि अगर आई बिलीव जफर कि सरफराज काफी मजबूत है अपने इरादों के हिसाब से। हाँ, लेकिन ये जो प्रेशर, मुझे नहीं लगता कि वो जो उसको डिसीजन लेना होता है वो मीडिया का प्रेशर बहुत है इस वक्त। हमारे स्टार जो हैं वो इतनी बातें कर रहे हैं, और कोई ये नहीं सोच रहा कि भाई मैं इतनी दूर यहाँ बैठा हूँ, जो लोग ग्राउंड पे हैं उनको ग्राउंड रियलिटी का पता है। नंबर 2, अगर न्यूजीलैंड जिस सिचुएशन से बाहर निकला है वो इस वजह से निकला है कि वो इस पूरे वर्ल्ड कप में एक बेहतरीन क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, उनका कॉन्फिडेंस हाई है, और वो उस चीज को कवर कर गए। एक रिस्पेक्टेबल टोटल, जिस तरह शोएब भाई ने कहा, नसीम ने कहा, 230 240 एक टाइम में नजर नहीं आ रहा था। अगर हमारे स्पिनर्स बेहतरीन बॉलिंग कर देते तो मैं नहीं समझता कि वो 180 से ज्यादा रन बना। तो अच्छी बॉलिंग देखिए, ये एक जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं कि उन लोगों के लिए तो चले पिच थोड़ी सी मुश्किल थी, शाइन ने जो है बड़ी अच्छी गेंदें भी की, लेकिन जब हमारे बैट्समैन खेलने के लिए आए हैं तो पिच काफी हद तक बेहतर हो चुकी थी या नहीं? बहुत बेहतर हो गई है। तो ये हमारे बैट्समैन की लैप्सेस है ना कि हमारे बॉलर्स तो अच्छी गेंदें करते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं कि जब भी हम टारगेट चेस कर रहे होते हैं, और ये तो फिर ऐसा मैच है कि हमारे वर्ल्ड कप के बाहर होने का दारोमदार है। आज अगर पाकिस्तान टॉस जीता, मैं शायद सरफराज आज दुआ यही मांगी होगी उन्होंने जब सुबह नमाज पढ़ी होगी कि टॉस जीतू ही नहीं मैं, कि डिसीजन दूसरों पे छोड़ दे। वैसे राशिद कुरैशी साहब, आमतौर पे चेयरमैन कोयटा ग्लेडिएटर्स नदीम उमर भाई हो गए, आपकी पूरी मैनेजमेंट हो गई, सरफराज हो गए, आपका ज़्यादातर फोकस तो इस चीज़ पे होता है कि टारगेट चेस करना है। 2 चीज़ें आपकी ज़्यादा होती हैं, एक स्पिनर और दूसरा टारगेट चेस करना है। अब ये कोयटा ग्लेडिएटर्स तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के ये मसाइल क्यों हैं? देखिए, इसका जवाब मुझसे बेहतर जफ़र भाई दे सकते हैं, शोएब भाई दे सकते हैं, मगर वहाँ पर देखिए हमने जो चीज़ देखी है ना, वो सिचुएशन कुछ भी हो, टॉस वहाँ गेम प्लान टॉस का जीतने की सूरत में और हारने की सूरत में दोनों सरफराज लेकर ही जाते हैं कि वो होता है कि अगर हम टॉस जीते तो पहले अगर बैटिंग करेंगे और अगर फिर चेस करेंगे। तो वो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, सरफराज प्लान ए प्लान बी के साथ ही हमेशा जाता है, हमेशा। तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी टॉस के ऊपर शोल्डर डाउन और कहते हैं यार ये क्या हो गया, ना ड्रेसिंग रूम में कभी आवाज़ आई, ना टीम मैनेजमेंट में कभी आवाज़ आई। तो क्योंकि प्लान ए प्लान बी दोनों एक साथ डिस्कस होते हैं कि इस सूरत में क्या करना है, इस सूरत में क्या करना है। प्रायोरिटी ज़रूर होती है, मगर यस दोनों सिचुएशन में हमेशा पॉजिटिवली प्रिपेयर्ड होते हैं। बिल्कुल। अब साद आ गई कराची से, साद आ गए। साद प्लीज, साद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं साद? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। टेंशन तो नहीं है ना कोई? बना लेंगे ना रन? जी कोई टेंशन तो नहीं है, बना लेंगे रन? जी हाँ बना लेंगे, पाकिस्तान विन होगा इंशाल्लाह, कराची वर्ल्ड कप लेके आएगा सरफराज अहमद।
कराची वर्ल्ड कप पाकिस्तान ले आए पहले, फिर ले आएंगे कराची भी। पाकिस्तान तो लाए पहले, उसको ये बहुत जरूरी दिखाई देता है। एक दरखास्त करनी है, मेरा भाई सीपी चाइल्ड है। जी, मेरा भाई सीपी चाइल्ड, उसको आपसे मिलने का बहुत शौक है। अच्छा, तो मैं बिल्कुल मिलूंगा। मैं आप अपना नंबर दे दीजिएगा प्रोडक्शन टीम को, मैं ज़रूर मुलाकात करूंगा आपके भाई से इंशाल्लाह। तो भरोसा दिखाई दे रहा है। आते आते भाऊ इधर भी देखें, मैच में हमें भी नजरें हैं मैच की। कौम को देखने दें, इस वक्त कौम आपको सुन भी रही है। ये बताएंगे लग रहे हैं रन बनते हुए? नसीम भाई, अगर मैं सच्ची बात करूं, वो 40 ओवर तक अब कोई खिलाड़ी नहीं गिरना चाहिए, तो आउट नहीं होना चाहिए। खिलाड़ी गिरना नहीं चाहिए। हाँ, खिलाड़ी भी नहीं गिरे और विकेट भी नहीं गिरे। मैच अभी मेरे हिसाब से इतनी आसान पोजीशन में है नहीं नसीम भाई। अगर विकेट हमारे पास रही तो हम जीत पाएंगे। बात वही है, देखिए ये है असल में डू एंड डाई की। ये है कि आप हमारे लिए नसीम भाई क्यों? हाँ, इसलिए अब भाई पूरी कौम 22 करोड़ लोगों के लिए है, तो इस वजह से जो है ना सबके जहन में एक टेंशन हर मैच की होगी। अब नसीम भाई, हमारा तो हर मैच सेमीफाइनल है। अब नसीम अब भाई, तो उस जगह हर बंदा पिच की बात कर रहा है कि एक पिच अच्छी नहीं है, मगर पाकिस्तान के तीनों बैट्समैन जो आउट हुए हैं, सिवाय थोड़ा बहुत 5% मैं इमाम को दूंगा, अपनी गलतियों की वजह से आउट हुए। फखर जमान जिस बॉल पे आउट हुए, उनको पता ही नहीं कि खेलना क्या है इस बॉल के ऊपर, आउट। हफीज खामा खाई आए और वो भी प्रेशर देके चले गए। वरना इस वक्त जो टाइम था, इस वक्त थोड़ी से आप शॉट मारने का टाइम था, क्योंकि हफीज और अगर बाबर आजम इस वक्त पूरी तरीके से सेट होते तो प्रेशर नहीं होता बाकी आने वाले खिलाड़ियों पे। मेरे हिसाब से अप्रोच टीमों की चेंज होती है। हमारी अप्रोच ये होगी कि जाहिर है, एक तो हम हैं भी बहुत इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में, लेकिन हम 238 करें या 338 करें, जाके 49 और 50 ओवर में ही करते हैं। दूसरी टीमों का टारगेट थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। इतनी आसान जिस तरह की पिच हो गई है, अगर यही ऑस्ट्रेलियन खेल रहे होते, इंग्लिश खेल रहे होते, तो ये कहीं ना कहीं इस टारगेट को 42 ओवर में खत्म करते हैं, 41 ओवर। लेकिन जुनेद आ गए, मैं जुनेद से बात करके आता हूँ। जी जुनेद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जुनेद, क्या लग रहा है रन बन जाएंगे? बस दुआ चाहिए नसीम भाई। नसीम भाई, सबसे पहले तो ये है कि एक तो आप जो नंबर चलाते हैं ना सर, जी सर वो नंबर बड़े देर के बाद चलाते हैं। एक तो उसको कंटिन्यू रखे ताकि किसी से आपसे बात करनी हो तो वो कर सके। मैं 1 हफ्ते से यही देख रहा हूँ कि आपका नंबर आता है, बस इसके बाद खत्म हो जाता है। अच्छा, वो अब आप प्रोडक्शन टीम ने बात सुन ली जुनेद, अब ये आ जाएगा स्क्रीन पे। जुनेद अब बताएं, अब क्या लग रहा है, रन बन रहे नहीं बन रहे? सर क्रिकेट के हवाले से ये बात करनी थी कि कब तक सर दिहाड़ी पे हम खिलाएंगे लड़कों को? कहाँ से खिलाएंगे? दिहाड़ी पे खिलाएंगे। ये सारे दिहाड़ी पे खेलने के लिए हमें अपने पसंद के यारी पे मैं समझा लियारी में तो फुटबॉल होती है भाई, लियारी में तो गधागाड़ी रेस होती है। मैं क्या नहीं, एक तो होता है ना कि जैसे जिम्मेदारी से खेलना, ये अपने 40 रन 50 रन करने और विकेट देके चले जाते। जैसे आज फकर बाबर आजम ने जैसे अभी बैटिंग करा, वो एक ही है जो खेल रहा है। बाकी जैसे फकर जमान है, वो अपनी बस दिहाड़ी बना के क्या जबरदस्त चौका लगाया है। आप ऐसी बातें कर रहे हैं जुनेद साहब, देखें क्या खूबसूरत चौका लगाया है। अभी आप ऐसे बोलते रहें ताकि ये कुछ शॉट खेलते रहें। सर आप जितनी मेहनत करते हैं ना, आप लोग जितनी मेहनत करते हैं, आप लोग की मेहनत पे पानी भर देते दिहाड़ियाँ बना के। हाँ, यारियां और दिहाड़ियां, ये दोनों बात मैं आपकी समझ गया हूँ। थैंक यू वेरी मच जुनेद साहब। इंशाल्लाह मैच जीतेंगे आज। पाकिस्तान टीम अच्छा खेल रही है और बाबर आजम को हमारी दुआ है कि सेंचुरी स्कोर करे। बाबर का कॉन्फिडेंस बहुत बहाल होना चाहिए। हमारा नंबर 1 बैट्समैन है और हम उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो अकीर जिस जगह पे हम मैच को ले आए थे, हमने जो 83 पे 5 आउट कर लिए थे, उसके बाद 238 तक रन्स तक जाना, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हम कुछ थोड़ा रिलैक्स हुए थे उस मैच में कि मैच ग्रिप कर लिए। नसीम भाई, मेरी ये फील थी कि रिलैक्स नहीं, मोहम्मद आमिर की गेंदों से मुझे लगा कि थोड़ा ओवर एंथुजियास्टिक हो गए थे। आगे तेज यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे थे, पैरों के ऊपर गेंद कर रहे थे। वो जो उनकी एक उनका जो एक्सपीरियंस है, वो मुझे आज आमिर का पेस थोड़ा सा पिछले मैच के मुकाबले में कम लगा आपको? बहुत वेरी कर रहा है आमिर का पेस नसीम भाई। कभी स्विंग तगड़ी हो रही होती है, कभी बहुत अच्छी नहीं हो रही होती। पेस एक बॉल में बहुत जान मारता है, एक बॉल में बहुत कम मार देता है। तो वो जो बॉलर का एक पेस मेंटेन होना चाहिए ना, और उसके बाद वो तेज करता है और फिर मेंटेन करता है, वो आमिर की तरफ से नहीं नजर आया आमिर भाई। तो ये वो बहुत ज्यादा जो है ना जान मार रहे थे, ओवर जान मार रहे थे। ये काम मेरा ख्याल है वहाब रियाज का था कि जो है बहुत ज्यादा जान मारना। हमारे बाकी बॉलर्स का मुझे नहीं लगता नसीम भाई काम है, बाकी एक्सपर्ट से ज्यादा। जिस तरह हमने जैसे 83 for 5 हमने कर लिए थे, 50 के अंदर हमने 4 आउट कर लिए थे, उसके बाद हमने जितने रन्स बनवा दिए, कहीं ना कहीं ऐसा लगा आपको कि थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज जो है वो टीम की रिलैक्स हुई थी वहाँ पर, कि जो हम थोड़ा सा और अटैक करके क्या एक और आउट करते तो प्रेशर डालते?
नहीं नसीब, मैंने जितना मैच देखा, जहाँ तक पिच की बात है, पिच जितना टाइम ले रही थी आसान होती जा रही थी। तो हमारे बॉलरों ने भी गेंद अच्छी करी और मैं सारा क्रेडिट देता हूँ न्यूजीलैंड बैट्समैन। बैटिंग कर रहे हैं तो आसान इतनी लग नहीं रही, मैं आपको बताऊं। नहीं देखो, ये अभी आपने एक जो बात बोली है ना, प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं है न्यूजीलैंड पे, तो कोई प्रेशर ही नहीं था, प्रेशर है हम पे। अभी आपने एक बात बोली ना यार, हम रन करते हैं 147 ओवर में 48, आज वो मौका है कि इतने ओवर खेलें तो ये रन आराम से हो जाएंगे, पूरे ओवर खेलें। हाँ पूरे ओवर खेलें, रन आराम से हो जाएंगे। लेकिन दूसरी चीज़ ये, हमारे कौन प्लेयर आउट हुआ है? फ़कर आउट हुआ है। फ़कर कर क्या रहा है? हफीज़ आउट हुआ है, हफीज़ की इतने की वैल्यू है। इमाम इसी जगह आउट हो रहा है। तो ये जो हम प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं, शेब भाई, ये वैल्यूएशन किस तरह से करते हैं? जिस तरह से आप एक प्लेयर की वैल्यू लगाते हैं, जिस तरह से कल भी आपने ये बात की थी, वो प्लेयर की वैल्यू आप किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं? हाँ, विकेट वैल्यू की इस तरीके से होती है, जैसे अभी बाबर आजम है, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? बाबर आजम। लेकिन इस वर्ल्ड कप में, जी हाँ, वर्ल्ड कप के हिसाब से बोल रहा हूँ, वर्ल्ड कप में बाबर आजम पाकिस्तान का वाहिद प्लेयर है जिसने 250 करें, मतलब 60 समथिंग करें और 30 40 रन करें। तो इससे इसकी एवरेज निकाल लो कितने की आती है, उस हिसाब से इसकी। आज बाबर आजम ने माशाल्लाह 3000 रन स्कोर कर दिया और वनडे क्रिकेट में इस तरीके से निकलती है। अब जैसे न्यूजीलैंडर्स कैप्टन है, उसकी क्यों विकेट की वैल्यू? तो इस तरह से अगर हफीज को देखा जाए तो अगर उसकी वैल्यू निकाली जाए तो सिलेक्शन में तो वो उनको सिलेक्शन में भी नहीं होना चाहिए। एग्री, तभी तो हम कहते हैं माइनस में होते हैं। और अब तो हम कह रहे हैं, यही बात तो मैं कह रहा हूँ। अब एक लफ्ज बहुत चल रहा है, रेनू कट्टा। अब जब हमने 3 आउट कर लिए 4, तो हफीज को इतनी गेंद कराने की भी जरूरत नहीं थी, जब हम खुद ही अपने मुंह से कहते हैं। रीजन? अच्छा, फिर रीजन क्या? वही वो जो लफ्ज होता है रेनू कट्टा। अच्छा, फिर हफीज ने कितना नर्वस स्टार्ट करा है। ऐसे अल्फाज ना कहें, शो में अच्छा नहीं लगते। फरहान आ गए, मैंने आपसे सीखा है। जी फरहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। फरहान साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम। नसीम भाई, एक तो बात है कि आज ढोल वाला बुलवा लें, आज ढोल वाले को बुलवाया आपने या नहीं बुलवाया अभी तक? ढोल वाले को बुलवाएंगे तो अभी तो हमारी अपना ही ढोल बजा हुआ है, ये टीम रन स्कोर कर ले, वरना तो हम ज़ाहिर है आपको पता है कि शेब भाई जिस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं ना कि जीत गए, तो वाकई में जीत इंशाल्लाह हमें हासिल होनी चाहिए। और शेब भाई ने अभी नहीं कहा, हमारी टीम का ये माइंड क्यों बना हुआ है कि 50 ओवर खेल के गेम को फिनिश करना है, ये तो 40 से 42 ओवर का गेम है ये। अल्लाह करे ये फिनिश, अल्लाह करे फिनिश कर ले, बस दुआ ये करें आप। हमसे दुआ गुजारिश है कि मजीद दुआओं की जरूरत है, आप लोग और दुआ करें, इंशाल्लाह जीत जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो आप तो मस्जिद जाके बैठे, हम जब तक प्रोग्राम करते हैं ताकि दुआ कराएं। मैं नहीं बैठे जी, मैं ये कह रहा था कि अपना ओवरऑल जिस तरीके की परफॉर्मेंस हमने जितना ग्रिप किया था मैच को, शाहीन शाह अफरीदी बहुत एक्सपेंसिव थे, आज बहुत अच्छी गेंदें की उन्होंने, उसके बाद हमने जितने रन बनवा दिए, एक तो न्यूजीलैंड का जो कॉन्फिडेंस लेवल चल रहा है वो दिखाई दिया कि आज केन विलियमसन ने नहीं किया तो जो नीचे के बैट्समैन है उन्होंने रन स्कोर किया, लेकिन कहीं कोई थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज, मैं थोड़ा सा सो गया था, मैं इसलिए मैं उस जगह से नहीं देख सका मैच को। अच्छा, अगर आप मैच अब देखें तो आपको सिचुएशन बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी। फास्ट बॉलर्स के लिए इस पिच में अब बिल्कुल कम होती जा रही है, फ्लैट होती जा रही है पिच। लेकिन आप ये देखें कि अब स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा ग्रिप कर रहा है बॉल। हमारे पाकिस्तानी स्पिनर्स ने जैसा उनको बॉलिंग करनी चाहिए थी वैसी बॉलिंग नहीं की और अटैक नहीं किया। अच्छा, स्किल का भी इसमें प्रॉब्लम है, इमाद की स्किल वो नहीं है कि वो बॉल को लंबा ब्रेक कर पाए। हफीज अभी वो एक्शन की वजह से उस सिचुएशन में नहीं आ रहा, वो सिर्फ बॉल को फेंक रहा है, हाथ से रिलीज कर रहा है, जो एक रोटेशन बॉल में आनी चाहिए वो इन दोनों बॉलर्स की बॉल में है नहीं। एक शादाब है, शादाब ने बॉलिंग अच्छी की लेकिन मोस्टली टाइम उसने बॉल को बैट को बीट किया। दूसरा, लोग ये जो कह रहे हैं ना कि 238 हमें 30-40 ओवर में करने चाहिए, ये क्रिकेट का फिनोमेना है नसीम। जब लो स्कोरिंग मैच होता है और इस किस्म की पिच होती है जिस पे आपको रन बनाना शुरू में थोड़ा मुश्किल हो रहे होते हैं, तो फिर रन इसी तरह बनते हैं। 230-240 के बदले में 240 बनाते बनाते 45-46-47 ओवर हो जाते हैं। और फिर साइकोलॉजिकली हमारे लिए तो डू एंड डाई मैच भी है, और ये हमारा प्रेशर एक अलग है और ये पेस सेट होती है। जब आप 350 रन के लिए खेलने जाते हैं तो 350 रन की पेस से खेलते हैं। अब आपके पास टोटल सामने है 240-230, तो आप उसी पेस से खेलेंगे। और इसमें सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि इसमें जैसे आज फखर ने की,
प्लान शॉट मारने चले जाते हैं। 2-2, 3-3 चौके इनको इतने खूबसूरत मिल गए थे, इतनी हाफ वॉलीज मिली थी कि उसके बाद ओपनर्स को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो रिलैक्स होके खेले। क्योंकि आप 338 नहीं बना रहे हैं, आप 238 बना रहे हैं। जब आपको मिडिल हो गई ये गेंद तो फिर कहीं ना कहीं रुकना चाहिए था, लेकिन लर्न कर रहे हैं, जल्दी लर्न करने की जरूरत दिखाई देती है। अभी 2 मैच बाकी हैं, श्रीलंका और अफगानिस्तान। अगर आज मैच जीतते हैं तो उम्मीदें कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जिस तरह शोएब भाई ने बात की कि कौम दुआएं करे, पाकिस्तान टीम फतह हासिल करेगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान टीम जिस तरह खेल रही है, खासकर बाबर आजम से बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वर्ल्ड कप और हम सब एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं और हम एक दूसरे को खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि अक्सर आप लोग यहाँ आते रहते हैं, बैठते हैं और गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि ये शो हमने चलाया आपके दम से, पूरी ट्रांसमिशन आपके दम से रन की, आपकी कॉल्स आती हैं, आप खुद आके बैठते हैं और हम सब मिल के गुफ्तगू करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर गुफ्तगू करते हैं, उस खेल पर गुफ्तगू करते हैं कि जो हमारी नसों में मौजूद है, जो हमारे खून में शामिल दिखाई देता है। ये वो खेल है कि जो चमन से लेके खैबर तक सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला के खड़ा कर देता है। पाकिस्तान में दूसरी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती जो पूरी कौम को एक जगह ला के खड़ा कर दे। तो पाकिस्तान में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, खेल से कहीं ज़्यादा चीज़ दिखाई देती है, तो इसको उसी हिसाब से लेना भी चाहिए आला हुक्काम को कि अगर कहीं खामियाँ एक होता ही है, क्योंकि इस मुल्क में इंटरटेनमेंट ना होने के बराबर है। अगर कोई एक इंटरटेनमेंट रह गई है और वो सबको एक जगह जमा कर देती है तो उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी दिखाई देता है। जफ़र इकबाल साहब, बाकी तौकीर, राशिद भाई आपसे बात ज़रा नहीं हुई। राशिद भाई, ये जो इस वक्त बहुत प्रेशर मैचेस आपने देखे, काफ़ी टाइम आपका गुजरा पाकिस्तान सुपर लीग में, सरफराज के साथ बहुत आपका वक्त गुजरा। ये जो कैप्टन जब प्रेशर में होते हैं तो कैप्टन निकलते कैसे हैं, प्रेशर से निकलते कैसे, क्योंकि ये बहुत प्रेशर कंडीशन के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम दिखाई दे रही है। दुरूद शरीफ तो पढ़ते रहते हैं, वो माशाल्लाह कुरान शरीफ भी उनके हाथ में था उस दिन जब वो इंग्लैंड में ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन इस प्रेशर से खुद को कैसे निकालते हैं, क्या देखा आपने उनमें? मैं पहले भी जैसे ट्रू लीडर और इसमें सरफराज के साथ साथ मोइन खान हो गए, उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है मोइन भाई का। और मैंने हमेशा उन्हें देखा कि कोई भी चीज़ होती है, यानी अभी बात की थी टॉस की, पूरी टीम को नहीं पता हम क्या करने जा रहे हैं, नहीं बताते, नहीं, हार्डली 1-2 लोग होंगे, मोइन भाई और बल्कि मैं मोइन भाई और सरफराज ये 2 लोग होते हैं, यही बात करते हैं। इसलिए नहीं कि लोग पहले से अपना उस लिहाज से माइंड सेट, इवन नॉट विमेन रिचर्ड्स, नदीम उमर भाई, नदीम भाई कभी कभार होते हैं, लेकिन जो ये 2 लोग कर रहे होते हैं, आजम खान हमारे मैनेजर, ये 2-3 लोग होते हैं जो सब कुछ तय कर रहे होते हैं, ताकि लोग पहले से अपने आप को उस माइंड सेट ना करके बैठ जाएं कि जी हमने ये होगा तो सिचुएशन इन्होंने प्लान भी रखा होता है। दूसरा, ग्राउंड में सिचुएशन कुछ भी हो, मैं ट्रू लीडर क्यों कहता हूँ, वो हर सिचुएशन में लड़कों को उठाता है, हर सिचुएशन में। इस जगह टीम खड़ी कर दी सरफराज ने, बिल्कुल, कहाँ चली गई थी टीम आपकी? बिल्कुल, देखिए आप, ये बहुत बड़ा काम है आपकी, इस टीम को उठा के लाना। कैप्टन बन जाना और कैप्टन साबित करना दो अलग अलग चीजें हैं। सरफराज ने अपने कैरेक्टर से, अपनी परफॉर्मेंस से, अपने फैसलों से साबित किया कि वो भी डिजर्व करते हैं, और आप उसके सक्सेस का रेट देख लीजिए, नसीम चौका हो इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, शानदार चौका एक और हम अब एक चीज़ है कि आज बाबर आजम ने 3000 रन मुकम्मल किए ओडीआई क्रिकेट में, ये उनकी 67th इनिंग है, सेकंड फास्टेस्ट 3000 रन है। इससे पहले हाशिम आमला ने 57 मैचों में स्कोर किए थे, तो वेरी वेल प्लेड बाबर आजम, और आज इनकी सेंचुरी होती है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अतिब, ये जो टीम को उठाया है जिस अंदाज से सरफराज ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कप्तान का दिखाई दिया, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल तो मैं कहूँगा कि हमारे आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब और DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब का वहाँ होना भी जाना, वो टीम को जिस तरीके से लिफ्ट कर गया। लेकिन ठीक है, वो एक मैच देखने के लिए गए थे, सारा दिन खिलाड़ियों से बात करना, उनके साथ रहना, उनको उठा के रखना कप्तान और टीम मैनेजमेंट का काम होता है। ऑल क्रेडिट गोज टू सरफराज और टीम मैनेजमेंट। नसीम भाई, कैरेक्टर वाइज, मोरली और ओवरऑल टोटलिटी में देखें, सरफराज को अल्लाह पाक ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है, नज़र आता है, बहुत मतलब क्रिकेटमैन है सरफराज, और उसने पूरी टीम को उठा के रखा, बड़ी कुर्बानियाँ दी इसने। नसीम भाई, आप ये देखें, सरफराज ने प्लेयर को बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। मगर फिर भी नसीम भाई, मेरा सिर्फ एक सवाल है अब आप लोग इजाज़त से शोएब भाई से, कि शोएब भाई मुझे ये बताओ, आज का मैच चलो आपने बोला इंशाल्लाह जीत जाएंगे, मुझे भी थोड़ा सांस आई है कि अब इंशाल्लाह लग रहा है जीत जाएंगे, मगर ये फ़ख्र चैंपियंस ट्रॉफी से अब हम निकल जाएं, और इमाम, आपको कसम है राशिद भाई की, आप शोएब भाई सच सच बताना, भाइयों वाली बात,
कि इनको कब तक इसी तरह लेके चलते रहेंगे। और मेरिट के ऊपर बात करें, देखिए हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या इन दोनों की जिस हिसाब से कि अल्हम्दुलिल्लाह खेलते हुए आ रहे हैं, आज भी आप देखो, पहले मैचों में भी देखो, कहीं कोई जगह बंद रही है? शुएब भाई मुझे प्लीज आप ये बात बताओ, दिल से बताऊंगा, जबान से बोलूंगा, और आपको भी कसम है मैं हर प्रोग्राम में फखर के लिए क्या कह रहा हूँ। आपने हमेशा ये बोला है कि आप बहुत फखर कर रहे हैं फखर पे। आपने ये बोला है सरफराज को आप कह रहे हैं ऊपर आना चाहिए। चले, अब सरफराज नहीं आ रहा, को नीचे आना चाहिए। अब सरफराज को नहीं आ रहा, तो अगर आपने हफीज को खिलाना है तो हफीज को ऊपर ले जाए, और फकर की जगह फिर आप किसी और बैट्समैन को, वो जिस तरह डांस कर रहे हैं इधर उधर गेंद पे, तो वो ओपन कैसे कराते हैं? मैं उनकी बात, आप खिला रहे हैं ना, फिर भी मैं उनकी बात का जवाब दे दूं। उन्होंने इतनी बड़ी कसम दी है मुझे कि मैं सही बोलूं, अगर दाव पे लगा दिए तो मैं उनकी बात का जवाब दूंगा। फिर आप आपसे अगर सही बुलवाना हो तो आपको कसम देनी पड़ेगी, आप ये बात कह रहे हैं कि अगर, वरना आप नॉर्मल बात नहीं करेंगे। देखें ना, उन्होंने कसम दी है तो आप इसलिए क्लियर कर रहे हैं पूरी बात। वो अगर कसम ना दें तो आप नहीं कहेंगे क्या, यानी बात प्रॉपर नहीं करेंगे अगर कसम नहीं दी जाए। जिम्मेदारी आ गई थी, एक जिम्मेदारी। मैं तो क्या बताऊं, सवाल मैं आपको कसम दे के पूछूंगा अब तो मैं कि भाई, ताकि आप प्रॉपर तौर पे तो जवाब दें। इमाम में क्लास नजर आती है आपको ओपनर वाली? यार मैं आपको तो नहीं आती। एक मेरी बात सुने, टू बी ऑनेस्ट, इमाम अगर अपने दिमाग को सही कर ले और उसके दिमाग से चटका निकल जाए, इमाम की जो कैपेसिटी है ना, उसके आधे भी रन नहीं करता वो। आप एक ही जगह आउट, बहुत अच्छी बात है, कसम दो तो अच्छी बात भी नहीं करता। जब आप कसम दे देंगे, ये अच्छी बात, कितनी जबरदस्त बात की कि इमाम की जो कैपेसिटी है उससे रन नहीं कर रहा। वाकई इमाम के पास जो शॉट्स हैं, नहीं, लेकिन फखर के बाद कसम है। मुझे एक बात बताइए, मैं जानने की कोशिश करता हूँ। चलो तो तुम बताओ। नहीं देखो प्लीज, कसम दे दिया। अच्छा, आपको कसम है, ये बताए ये जो इनको लिफ्ट किया है, ऑल क्रेडिट गोज टू आवर कैप्टन। यार मैं ये समझता हूँ, जैसे अभी इसने बोला ना, कसम है। हाँ, चलो मैं कसम खा के कहता हूँ, उसने बहुत कुर्बानी दी है। कोई और कप्तान होता ना, वो इसको यूज करता और इसको हर नंबर पे बैटिंग कराता। और जहाँ तक अब ये आपने एक बात बोली ना कि कप्तान को, ये टीम का फर्ज बनता है, बाज़ दफ़ा कप्तान भी गिर जाता है, उसको भी उठाया जाता है, तो वो टीम का फर्ज बनता है कि वो कप्तान को उठाए। तो बिल्कुल सही बात है। तो और ये हकीकत है, मतलब मेरे लिए भी सरप्राइज है कि सरफराज बैटिंग क्यों नहीं कर रहा। देखिए सर, मिला के ऐसा लग रहा है कि उसने तो कुर्बानी दे दी। उसका तो मेन टारगेट ही है कि मैं किसी तरह टॉप 4 में एक बात बताऊं, सही टाइटल ले लूं। इसमें मैं एक बात बताऊं, ऐसा नहीं कि मैं सरफराज के कुछ गलत करेगा तो उसके गलत ही बोलूंगा, उसको सही नहीं बोल सकता। सरफराज के अंदर एक आदत है, क्लब लेवल से बात करें, फिर 19 KEC की बात, किसी भी आप डिपार्टमेंट की बात करें, कहीं की भी बात करें, सरफराज अपना बैटिंग ऑर्डर हमेशा से चेंज करता है, स्विच करता है, ऊपर नीचे आके खेलता है, टीम को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, सबको आपस में मर्ज करने की कोशिश करता है, और ये उसका नेचुरल है। दैट्स व्हाई ही इज अ लीडर। दैट्स व्हाई ही इज अ लीडर। जफर भाई, बहुत लीडर्स आपने देखे हैं, हमने देखे, ग्रेट इमरान खान साहब, मैं तो उनका फैन हूँ, और जिस तरह के वो क्रिकेट में लीडर थे तो वो आउटस्टैंडिंग थे। बॉडी लैंग्वेज नजर आती थी ग्राउंड में खड़े होके कि किसी में जरूरत नहीं होती थी। सरफराज का एक डिफरेंट स्टाइल है। सरफराज ज़ाहिर है कि आप उस बॉडी लैंग्वेज के साथ ग्राउंड में खड़े नहीं होते, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज लाने में टाइम भी नहीं लगाते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई गलतियाँ कर रहा हो तो फिर सरफराज एकदम से चेंज भी हो जाते हैं। लेकिन इस टीम को जिस अंदाज से सरफराज ने लिफ्ट किया है, ऐसे मौके पे कि जहाँ पे जो है वो वर्ल्ड कप तकरीबन हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अब हम कम अज़ कम कल भी इत्मीनान से सो सकते हैं, अगर जिस तरह आज मैच हम जीतते हैं इंशाल्लाह, तो कल भी सोएंगे कि हम वर्ल्ड कप में हैं। 4 साल बाद वर्ल्ड कप आता है, तो सरफराज को बहुत क्रेडिट जाता है। देखिए, सिंपल सी बात है कि जो लीडर होता है ना, उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ ऑप्शंस होते हैं और वो उन ऑप्शंस को साइड पे रखता है। आम आदमी को नहीं पता होता कि क्या आउट ऑफ द बॉक्स आने वाला है जी। सरफराज की क्लास क्या है, अब मैं अगर उसको डिटेल करूं तो सरफराज की प्रिपरेशन, ग्रूमिंग सारी बीइंग ए स्किपर हुई है। अगर आप उसको स्टार्ट से देख लें तो वो 15, 19 सब क्लब, उसके बाद और क्लब भी वन ऑफ द बेस्ट क्लब इन कराची, उसके बाद डिपार्टमेंट के बाद इसी तरह चलते चलते गया। और आप इससे अंदाज़ा करेंगे जब वो पाकिस्तान टीम में सेटल हुआ तो सबसे पहले उस पर नज़र गई कि हाँ यार, इसको कप्तान होना चाहिए। और कप्तान कौन होता है? कप्तान हमेशा वो शख्स बनता है जिसका कंफर्म हो कि ये टीम में खेलेगा ही खेलेगा। तो ये तमाम क्वालिटी जिसमें होती है,
वो ही लीडर बनता है। नसीम भाई, इस चीज का क्रेडिट, सॉरी जोर आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे आफ्ताब बलोच साहब को इस चीज का बहुत क्रेडिट जाता है, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप में जब सिलेक्शन हो रही थी तो आफ्ताब बलोच जिस तरह से बैक करते थे सरफराज को, और वो और मतलब मैं उनके वर्ड्स ही कुछ और होते थे सरफराज के लिए, और लिटरली उसके साथ डिटेल में वो बात करते थे। नहीं, जिस वक्त वो अपने पीक पर थे उस वक्त बहैसियत कोच शोएब भाई ने जिस तरह आफ्ताब बलोच साहब को गाइड किया, बिल्कुल वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। आफ्ताब भाई कैसे प्लेयर थे? और आफ्ताब भाई की तो आउट क्लास प्लेयर थे। आफ्ताब भाई ने जावेद मियादाद, हारून रशीद, मोहसिन खान, रकीब, इकबाल कासिम, ये बुलाए आफ्ताब बलोच साहब से रब्ता हुआ था मेरा, वो आना चाहते थे, कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में तो उनसे बड़ा कप्तान ही नहीं आया। वो भाई वो मतलब नेशनल बैंक से खेलते थे तो पीआईए को हरा देते थे, उस जमाने में केसीसी कहलाती थी, तो पीआईए को तो पीआईए ने उनको अपॉइंट ही कर दिया था, और कोच वो भी बड़े अच्छे थे। आज अगर मैं एक और चीज़ देखूं थोड़ी सी, आज जो मैंने उनकी 50s देखी, राशिद भाई थोड़ा सा मुझे बताइएगा ये इसमें किस तरीके से रोका करते थे। चले आपसे सवाल तो मैं जहन में ये बनता है, ये टेक्निकल कमेटी डिसीजन कैसे लेती है? इंजर्ड प्लेयर का डिसीजन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं कि आप किसी खिलाड़ी को रिप्लेस कर सकते हैं? क्योंकि एज ए ट्रेनर आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो कि इंजरी की नोयत क्या होती है, या इंजरी के अलावा कोई और भी रीज़न होता है। मिसाल के तौर पे हम किसको शहजाद बना सकते हैं इस वक्त, अगर हम चाहते हैं कि चलें शोएब मलिक से परफॉर्म नहीं हो रहा, कोई एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ले आए या आबिद अली को एज ए ओपनर इन कर लें, तो अगर हम बाहर करना चाहें तो शोएब को क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है? देखिए, मैं पहले बहुत सिंपल चीज़ बताऊंगा जी, आपको फटीक को और इंजरी को समझना होता है। ठीक है, लड़के इंजरी की तरफ जाते कब है? जब फटीक को छुपाते, कैरी करते हैं। कैरी शहजाद का मतलब तो बता दें। एक ऑनेस्टी, हाँ वो नहीं सही कह रहे हैं। जैसे आपने देखा ना अफगानिस्तान के मोहम्मद शहजाद, समझ गए ना, अनफिट कहकर भाग, मैं वही बात कह रहा था। अच्छा, दूसरा ये कि देखिए प्लेयर्स पावर डज मैटर, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और हमारे एक वो है कि जी सीनियर वगैरह सब चीज़ें। एबी डिविलियर्स ने कहा कि जी मैं खेलना चाहता हूँ वर्ल्ड कप, उसको फिटनेस, वो ही वॉज नॉट फिट, ही वॉज नॉट ऑन देयर क्राइटेरिया, बट वो उसकी क्लास क्या है ये दूसरी चीज़ है, वो नहीं खेल सका। मगर हमारे मुल्क में अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों को ऐसा फॉलो किया नहीं जाता। ऐसे भी पहले टूर्स हुए हैं कि मतलब अनफिट प्लेयर को आपने कैरी किया, अनफिट प्लेयर प्रॉपर मतलब, और आप वो बीच में से फिर उसे वापस भेजना पड़ा। तो ये चीज़ें तो साथ साथ हैं, अब इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। लेकिन जो समझने की बात है तमाम प्लेयर्स को ये है कि प्लीज़ 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 सबसे पहले खुद से ऑनेस्ट हो। नहीं लेके किसको आए राशिद भाई, लेके किसको आए? नहीं, लेकिन एक बात ये हुई कि राशिद भाई से सवाल ये हो रहा है कि ऐसी कौन से क्राइटेरिया है कि जिसके थ्रू हम खिलाड़ी चेंज कर सकते हैं? मुझे मैं ये जानना चाह रहा था आपसे। टेस्टिंग है। टेस्ट जो टेक्निकल कमेटी के डॉक्टर्स करते हैं जी, फिटनेस उसको फिजियो और ट्रेनर्स करते हैं। ठीक है, फिटनेस फिजियो और ट्रेनर करते हैं। अगर वो लड़का इंजर्ड है तो उसकी इंजरी को और फिर उसकी प्ले लाइक उसकी फिटनेस स्टैंडर्ड को, दोनों को हम लोग देखते हैं कि जी किस उसके स्टेज के। मगर ये स्टेज अनफॉर्चुनेटली नहीं आती, नाम सिलेक्ट होते हैं, कॉल आती है, कॉल आती है, चीज़ें होती हैं। हमने अब वो चीज़ें आई एम नॉट वर्किंग विद देम, तो अब बोलते में अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। जिस दिन हम लोग इस चीज़ से बाहर आएंगे, लड़के खुद ब खुद अपना ख्याल रखना शुरू करेंगे, वो ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाएंगे। मैं ही कह रहा हूँ, अगर हम, मेरा सवाल अपनी समझ, मैं कह रहा हूँ अगर मुझे शोएब मलिक को चेंज करना है टीम से मिसाल के तौर पे, और मैं उमर अकमल को ले आऊँ या दिस टूर्नामेंट, अगर वो वाकई फिजिकली मतलब कोई ऐसी इंजरी हो चुकी है और वो प्रूफ, तब तो आप बन सकते हैं। लेकिन अगर वो मेंटली फिट नहीं है तो आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। वो शीशा पीते हुए धुआं गले में फंस गया तो ये वाली इंजरी नहीं होगी, ये नहीं हो सकती। अच्छा, ठीक है, प्लेयर का बोले नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप। अच्छा, इसको रात को ड्रोने ख्वाब आते हैं, नहीं शोर मचाता है, हो सकता है ना कि ड्रोने ख्वाब आते हैं। मैं यही चाह रहा था कि कोई चेंज हो जाए, कोई आबिद अली आ जाए, कोई एक ओपनर आ जाए, कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हमारे इजाफा हो जाए, क्योंकि हमारे एक दो खिलाड़ियों ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया। लेकिन हारिस सोहेल का जो इजाफा हुआ है तौकीर, बहुत बड़ा एक बड़ा चेंज पिछले मैच में जिस तरीके की इनिंग खेली। और आज हमने बाकी बैट्समैनों को, इवन बाबर आजम को भी शुरू में स्ट्रगल करते हुए देखा, एक दो मरतबा बिल्कुल बचे हों, लेकिन हारिस सोहेल एक स्टंप उनको ज़रूर उनका मिस हुआ, लेकिन जैसी बैटिंग की है हारिस ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नसीम भाई, हारिस सोहेल की इंडक्शन के ऊपर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन हारिस सोहेल बहुत ही मजे बैट्समैन है। और
शायद उनका जो इतना जफर भाई ने बहुत आवाज उठाई थी हारिस सोहेल पे जी, बहुत, हमारे शो और में। उनका जो इतना अरसा बैठना है वो नजर आता है कि वो और पॉलिश होकर आए हैं और बहुत ही एक भूख दिखाई दे रही है, अंदर भूख एक- दिखाई देती है, बहुत ही टारगेटेड आए हैं। बाबर का एक और चौका। ये बड़ी इंडक्शन थी क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे थे उनके ऊपर, उन्होंने जिस तरह से प्रूव किया, जितनी इस चीज की इतने प्रेशर के अंदर खेलने की तारीफ की जाए मैं कम। इस वक्त कॉलर्स मैच देखने में लगे हुए हैं, तो आप आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमें अंदाजा है कि इस वक्त हम भी ऐसे कैमरा देखते देखते या टेलीविजन लगा हुआ है तो इधर भी देख रहे होते हैं साथ साथ कि अच्छा चौका लग गया, क्योंकि हम भी उतनी क्रिकेट फैन है अपनी टीम के, और जिस तरीके की परफॉर्मेंस हमारी टीम क्रूशल मैच खेल रही है। आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया, बहुत ज़्यादा आपका फोकस था कि हारिस सोहेल को लाना चाहिए, और मेरे ख्याल है मेट्रो वन न्यूज़ ने इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था कि हारिस सोहेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जफर साहब बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ी टेक्निकल चीज़ है जिसकी वजह से मैं हारिस सोहेल को बहुत लाइक करता हूँ। टेक्निकल चीज़ क्या है कि वो दुनिया के बैट्समैन 200 मुकम्मल हो गए। मैं आपकी थोड़ी सी बात काट रहा हूँ। पाकिस्तान की डबल सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान। अब 38 रन और बना लें, ऐसा ना हो कि अभी भी हमारी हार्ट बीट हिल रही होती है, अब कुछ पता नहीं होता, कोई कोलैप्स हो जाए, अल्लाह ना करे, यही करके जाए। बाबर का 100 करना भी बहुत इंपॉर्टेंट। जी आप हारिस की बात। हारिस सोहेल की क्लास क्या है कि वो बॉल को अपने पास आने देता है, और जितने भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, इवन के न्यूजीलैंड के स्किपर, उनकी भी बैटिंग अगर आप देखें, वो इतना लेट खेलते हैं, इतना क्लोज आने देते हैं बॉल को अपने पास मिल जाता है कि टाइम एक तो बाय करते हैं, नंबर 2 उस टाइम जब वो मीट करते हैं तो वो बॉल जो है आप देखिएगा 90% गैप्स में जाता है, और यही आर्ट है बैटिंग का। और इसी को बेस बना के अगर आप इंडियन बैट्समैनों की बैटिंग देखेंगे तो आपको उनके 80 to 90% जो बैट्समैन हैं उनकी यही क्लास नजर आएगी। ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, ये आपको डिफरेंस देती हैं एक नॉर्मल या एवरेज क्रिकेटर से। हमारी क्रिकेट बहुत देर में समझ में आई, मैं मानता हूँ इस बात को। इसी तरह बासित अली एक बहुत बड़ा नाम है। मैं अब समझता हूँ कि क्या वजह थी कि बासित अली या सलीम मलिक या असद रऊफ, जावेद भाई क्यों स्पिनर को इतने आराम से खेलते थे और हम लोग लगता था कि बहुत रश में खेल रहे हैं। रीजन यही है कि वो टाइम बाय करते थे, लेट द बॉल कम टू देम, वो बॉल की तरफ रश नहीं करते थे। और यही चीज हारिस सोहेल में मुझे नजर आती है, और मेरे को यही चीज बहुत पसंद आई उसमें। बिल्कुल। शुभ भाई, जैसे बाकी लोग बात कर रहे थे कि हारिस सोहेल इंपॉर्टेंट है, आपको इंपॉर्टेंट क्यों नहीं लगे? यार मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता। थोड़ी सी अगर आप सच्चाई की तरफ आ जाएंगे तो बड़ी, मैंने तो कल भी बोला था कि हफीज की जगह इसको चौथे नंबर पे बैटिंग आनी चाहिए। मैंने इससे पहले भी प्रोग्रामों में इससे पहले प्रोग्रामों में मैंने ये बोला कि इसको वन डाउन खिलाना चाहिए। मैंने इससे पहले प्रोग्राम जब तक ये बाहर बैठ रहा था, मैंने कहा अगर ये टीम में आएंगे तो पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस भी अच्छी। अच्छा, आपने भी बात की थी। मैं इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हूं। 2 3 फ्रॉम अमेरिका, हमारे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के कोच, कप्तानों के कप्तान, सरफराज के उस्तादों में भी शुमार होते हैं, साजिद खान साहब शो का हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कहाँ गया घाट साहब, कहाँ गए? फ्रंट से लीड करके मुंह बंद कर दिए। घाट साहब को आज शीशा दिखा दिया, फ्रंट से लीड की, शानदार विकेट कीपिंग की। यही वही सरफराज अहमद है जिसपे फख्र है। आप इस वक्त बल्ला हलवाई की दुकान पर हैं, कहाँ पर हैं? लोग इसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? सच्चा पाकिस्तानी आज पाकिस्तान के तमाम लोग, और आज सरफराज ने भी जिस तरह कप्तानी की है, जिस तरह ग्राउंड में नजर आया, तो उम्मीद करते हैं आज पाकिस्तान जिस तरह कमबैक किया, बहुत शानदार आउटस्टैंडिंग कप्तानी के साथ। मैं कहता हूं पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मायूस नहीं किया कप्तान के तमाम। साजिद भाई, आप अमेरिका जाने के बाद कल्चर भूल रहे हैं। आपने ना सलाम ना दुआ, ना शुएब भाई कह रहे हैं कि मैं सलाम दुआ भी नहीं करते हैं, ऐसी ही बात। साजिद मियां अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है ये जो टीम में चेंजिंग आई है, ये तुम्हारी टिप्पे चल रही है अब वहां से। नहीं शुएब भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत सलाम जफर भाई। मगर शुएब भाई, जफर भाई, नसीम भाई, बात ये है कल जब मेरी सरफराज से बात हुई, और आज राशिद भाई भी आए हुए, राशिद कुरैशी भाई जाता है 12 साल से हमने उसको जिस तरह मेहनत कराई और जिस तरह हम लड़े, मगर जिस तरह तोपों का रुख हमारे एक्स क्रिकेटरों ने उस पर किया पिछले एक हफ्ते से, जिस तरह उसके साथ गुजरा है, तो मैं तुम्हारी तरफ जो भी तोप आएगी वो खुद ब खुद मोड़ जाएगी। काबू नहीं आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेली है, उससे हमें बड़ा फख्र
फखर होना चाहिए। जिस तरह कप्तानी सरफराज ने की, कीपिंग की, और जिस तरह आप लोग बात कर रहे हैं हारिस सोहेल की बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पर जरूर बाबर को क्रेडिट देना पड़ेगा। 3000 रन बनाना ओडीआई में किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी ऑनर की बात है, मगर बाबर को सेंचुरी बनानी पड़ेगी, फ्रंट से लीड करना पड़ेगा, अपने आप को कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। वर्ल्ड रैंकिंग के वर्ल्ड कप खेलने हैं, वर्ल्ड रैंकिंग के प्लेयर, मगर अब तक वर्ल्ड कप में उनकी कोई सेंचुरी नहीं है। तो भारत हारिस सोहेल और बाबर जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, तो ये क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट को देना पड़ेगा। मगर एक चीज जरूर मैं मेंशन करते चलो, जो लोग तनकीद करते हैं ऐसे इंसान को, तो यकीनी तौर पर उनको शीशा दिखाने के लिए चुप रहना सरफराज के लिए काफी है। सरफराज की तरबियत एक अच्छे लोगों में हुई है, और जो लोग हैं उसके साथ वही लोग हमेशा रहते हैं। मगर ये चीज को ना भुलाना चाहिए, कभी भी किसी खिलाड़ी को पर्सनल तनकीद ना करें, उनके खेल में तनकीद करें। आज यही सरफराज जो जिसने कैच किया, पूरी दुनिया उसके कैच को सोशल मीडिया पर दिखा रहा है। यही वो सरफराज है जो कॉर्ड बैन पकड़ रहा है, यही वो सरफराज जो बॉलिंग चेंज कर रहा है। शाहिद आफरीदी को कितना अच्छा यूज किया। तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान के तीनों फॉरवर्ड कैप्टन, वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज, यही है वो सरफराज। नहीं, सरफराज ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। साजिद भाई, ये चेस करने में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम होती है, तो आज भी इतना बड़ा टारगेट नहीं था, एक वक्त में हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, फंस गए थे, तो ये कैसे दूर किया जाए? क्योंकि आप अपने दौर में बड़े ज़बरदस्त टारगेट चेस किया करते थे, वो क्रिकेट के नहीं और भी टारगेट थे। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि वो किस तरह टारगेट चेस करना आना चाहिए। देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की यहाँ पर। जिस तरह हफीज आउट हुए, और हफीज एक ऐसे बॉलर से आउट हो गए जो नामुमकिन था। 32 रन में बैट्समैन सेट होता है, और हफीज एक काफी अच्छे से पाकिस्तान के लिए ओडीआई खेलने साबिक कप्तान है। आज हफीज को मैच फिनिश करना चाहिए था, मगर उन्होंने 32 रन या 34 रन बना के आउट हो गए। मगर ये जरूरी है, खेल का हिस्सा है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर जिस तरह जफर इकबाल साहब बात कर रहे थे, स्पिनर को खेलना एक आर्ट होता है। जो शोएब हबीब साहब बैठे, सिंध के बड़ा कप्तान था, सिंध का एक बड़ा नाम था। बात ये होती है गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड प्लेयर उभर के आप दोनों समीउल्लाह कलीमुल्लाह बने हुए बॉल एक दूसरे को खिलाए जा रहे हैं, बस चाहिए। मगर स्कोर वो कह रहे हैं साजिद जबरदस्त था, वो कह रहे हैं शोएब भाई जबरदस्त तो थे। हर गेंद के बाद स्कोर बोर्ड को देखे और दूसरे बैट्समैन से बात करें। 12 ये चीज आज पाकिस्तान ने यादों को ताजा कर दिया। 92 में भी इसी तरह की चीजें हुई। बुध का दिन था, बुध के दिन में पाकिस्तान फतह के करीब जा रहा है। तो तमाम चीजें यहाँ पर जरूर कहना पड़ेगी, ये खेल कैसा। और आज के खेल की जीत में तो मैं जरूर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, मैनेजमेंट को, और तमाम दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी लोग रहते हैं उसको सराहना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जिस तरह हमने और हमारे प्लेटफॉर्म में बैक किया, ये कराची तहसीन है और मेट्रो न्यूज चैनल को मुबारकबाद इसलिए पेश करते हैं। हालांकि 100 चैनल हैं, वो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, मगर पॉजिटिव प्रोग्राम करें, नेगेटिव प्रोग्राम ना करें, किसी खिलाड़ी को तंकीद ना करें। हमने आज तक किसी खिलाड़ी को तंकीद किया तो उनके खेल में तंकीद किया है, किसी के पर्सनल लाइफ में तंकीद नहीं किया है। मगर हमारे एक्स बॉलर जो भी थे वो अपनी लाइफ को देखें, अपने गिरबान में जाके गार्ड साहब ने जो कुछ कहा, आज अल्लाह ताला उसी के साथ होता है जिसकी नीयत पॉजिटिव है। मैं दोबारा उसमें आऊंगा उसी मुद्दे पर। मगर जिस तरह आपने कहा, चेस प्रेशर लेना पड़ता है, मैच को फिनिश। गार्ड साहब कौन है? ये गार्ड साहब कौन है? गार्ड साहब मेरे कुलीग हैं, समझ गए होंगे। आपसे बेहतर कौन जा सकता है नसीम भाई, दुनिया में आपका भी बड़ा नाम है, साफत की दुनिया में। मैं वैसे ही जानना चाह रहा था किसको, शोएब भाई को कहते हैं आप गार्ड साहब, किसको कहते हैं? हमेशा आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका से आते हुए जितना तंकीद बनाई थी सरफराज को, तो वाहिद हम थे जिसने शीशा उसको दिखाया था। इंशाअल्लाह ताला वो पास के हिस्से को इस तरह की बातें नहीं कहना चाहिए। मगर ये चीजें किसी भी खिलाड़ी को, और पाकिस्तान का कैप्टन है, वो किसी का नहीं, ये नाजाबाद के खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पैदा किया, वर्ल्ड में जाकर नाम पैदा कर रहे हैं। और यही नाजाबाद वाले हैं जिन्होंने हमेशा हमेशा पाकिस्तान का नाम हर शोबे पॉजिटिव, हर शोबे में अच्छा नाम पैदा किया। आप बल्ला हलवाई की दुकान पे पहुंच गए ह्यूस्टन में। नसीम भाई, आवाज साजिद भाई, एक बार ऐसे हंसते रहें और आप खुश रहें, बस हमारी ये दुआ है। और पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब। आप वर्ल्ड कप और हम सब अपनी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। हम आपको सब बहुत मिस करते हैं, सब आपके बारे में बहुत बात करते हैं। बाबर के रन तो पूछा। मैं जरा ब्रेक ले लेता हूँ, फिर आराम से मैच देखते हैं। जी, एक छोटा सा ब्रेक नहीं है ये, बस क्योंकि हेडलाइन भी आनी है, तो एक ब्रेक ले रहे हैं। उसके बाद अब तक तो हमने डरते हुए प्रोग्राम किया, क्योंकि इतने खुल के मजा नहीं किया, डरे हुए थे खुदा ना खास्ता कोई 19-20 रिजल्ट नहीं हो जाए। लेकिन अब जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगला घंटा होगा वर्ल्ड कप और हम सब आपकी कॉल्स भी लेंगे, और उसके बाद फिर गुफ्तगू होगी वर्ल्ड कप, शोएब भाई और हम सब।